हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एसएमयू एकेडमी। तो आज हम करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं अपने 15 जुलाई के। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि न्यूज़ में बने हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। साथ ही हम इसके बाद इन्हीं के ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमने हिस्ट्री का कोर्स शुरू किया है जहाँ पे हमने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस शुरू की हुई हैं एंड आपको एक फुल कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आसाम मिज़ोरम बॉर्डर डिस्प्यूट। ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, ये पहले भी कुछ मंथ पहले भी न्यूज़ में था एंड फिर से न्यूज़ में है। इसका रीज़न क्या है? तो अभी बहुत सारे आईईडी यानी कि जो एक्सप्लोजिव डिवाइस वहाँ पे ब्लास्ट हुए हैं आसाम के कछार डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एलिक किया जा रहा है कि मिज़ोरम ने करवाए हैं। मिज़ोरम की ओर से हुए हैं। एंड ये जो ब्लास्ट है एक तरह से जो लॉन्ग एक डिस्प्यूट जो चलता आ रहा है काफ़ी टाइम से, जिसे रिजॉल्व नहीं किया गया है, उसकी वजह से ये सब हुआ है। एंड एक तरह से री एमरजेंस जैसी सिचुएशन उभर कर आई है कि अब इस डिस्प्यूट को इसका कोई सल्यूशन निकाल लेना चाहिए। पहले बहुत सारी कोशिशें हुई हैं पहले भी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ठोस रिज़ल्ट निकल कर नहीं आया सामने। तो जैसे हम मैप में देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है ये बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरिया है, ये असम है और ये मिज़ोरम है। तो इसके बीच का जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया है। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कछार जो बिल्कुल बॉर्डर के पास पड़ता है, जो कि असम में है। एंड यहाँ पे ये लैलापुर असम में, एंड वेरांते जो है ये मिज़ोरम में पड़ता है, जो कि बॉर्डर के पास है। एंड जस्ट उसके बाद ही कछार है असम में, हाइलाकांदी है एंड करीमगंज है, ये बिल्कुल पास में पड़ते हैं। आपको दिख रहे हैं जो एरिया। वही मिज़ोरम की अगर हम बात करें तो इसी बॉर्डर के पास है जो कोलासिब हो गया, आइजोल हो गया और मामित हो गया। तो ये एरिया है जो कि अफेक्टेड है एंड इस एरिया में डिस्प्यूट चल रहा है, यानी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। साथ ही आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आसाम, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आसाम कितनी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो 7 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही किस के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है आसाम, तो वो है भूटान। भूटान एंड बांग्लादेश। तो भूटान के साथ ऊपर एंड साइड में यहाँ पे बांग्लादेश एंड नीचे भी ये बांग्लादेश के साथ। एंड मिज़ोरम की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश एंड म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट। अच्छा, ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा है इसके पीछे क्या रीज़न है, ये कब से चल रहा है? तो 1972 में जो मिज़ोरम है एक वो यूनियन टेरिटरी उसे बनाया गया था। बाद में 1987 में एक फुल फ्लैश स्टेट का दर्जा मिज़ोरम को दे दिया गया था। तो 1972 तक भी सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में जब उसे स्टेट बनाया गया तब ये प्रॉब्लम अराइज़ हुई। एंड उसके बाद इसी वैसे मिज़ोरम आसाम का ही पार्ट था, जो आसपास की स्टेट है वो आसाम को ही डिवाइड करके बनी है। तो तब तक तो ठीक था, लेकिन जब 1987 में इसे फुल स्टेट बनाया गया तब उसके बाद ये 1994 के बाद से ही डिस्प्यूट बना हुआ है। एंड 1950 में, रिमेंबर 1950 में आसाम को फुल स्टेट का दर्जा दिया गया था। रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट पास हुआ था उसके तहत जो स्टेट बनी थी उस टाइम पे। तो उसके साथ ही अगर हम बात करें तो इंडिया में जो डिस्प्यूट है वो चलते ही रहते हैं। तो एक और जो डिस्प्यूट न्यूज़ में रहता है वो है कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के बीच में, जो कि बेलगांव को लेके है। साथ ही कावेरी रिवर डिस्प्यूट भी चलता रहता है कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में। तो यानी रिवर शेयरिंग डिस्प्यूट भी भारत में चल रहे हैं। तो इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम इसके बाद जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर बात करें तो एक नोटिफिकेशन आई थी 1875 में, जिसने डिफ्रेंशिएट किया था लुशाई हिल्स को किससे? प्लेन्स ऑफ कछार यानी कि जो असम में है। तो इसके तहत क्या था कि जो रिज़ल्ट निकल के आया था वो आज भी लुशाई हिल्स फॉलो करता है, यानी कि इसका कुछ पार्ट जो था वो लुशाई हिल्स को मिल गया था। लुशाई हिल्स मिज़ोरम का ही पुराना नाम है। रिमेंबर इट।
एंड अगर हम बात करें 1933 की, तो इसके तहत जो डिमार्केशन हुआ था या डिमार्केट किया गया था बाउंड्री को, लुशाई हिल्स एंड मणिपुर के बीच में किया गया था। ओके, यानी कि इसमें क्या हुआ था कि कुछ पार्ट जो है असम को मिल गया था। ओके, यानी कि असम की बाउंड्री में आता था। तो वहीं अगर हम बात करें जो मेन इसकी अभी जो मेन इनके जो टेंशन इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने का जो रीज़न है, वो 1975 में जो नोटिफिकेशन जो आया था एक किसके तहत, BEFR यानी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें बाउंड्री डिमार्केशन हुई थी एंड मिज़ोरम आज भी इसे ही फॉलो करता है। ओके, जबकि वो 1933 को बिल्कुल नहीं मानता है एंड इसे वो इसे एक्सेप्ट ही नहीं करता है। वहीं अगर असम की बात करें तो असम जो 1933 का डिमार्केशन था उसे वो आज भी बिलीव करता है कि वो यही है एंड बाउंड्री इसी के अकॉर्डिंग डिफाइन हुई थी। ओके, तो यही मेन एक कॉन्फ्लिक्ट उनके जो डिफरेंट परसेप्शन है वही एक कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बने हुए हैं। इसके साथ ही एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आपको नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1971 में, उसने क्या कर दिया था, एक तरह से पॉलिटिकल मैप चेंज करके रख दिया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। ओके, उन्होंने क्या किया था कि जो मणिपुर थी, त्रिपुरा एंड मेघालय की जैसे ही फॉर्मेशन हुई थी, तो वहाँ पे जो पहले जो स्टेट की जो स्ट्रक्चर था वो उसके बाद पूरी तरह से चेंज हो गया था। तो असम कई स्टेट्स में डिवाइड हो गया था। ओके, तो अगर देखा जाए तो असम का मणिपुर के साथ भी एंड नागालैंड के साथ भी एक डिस्प्यूट चल रहा है। ओके, साथ ही इसमें अगर हम थोड़ा सा और बात करें वे फॉरवर्ड की, किसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है, तो मैपिंग लोकेशन की, जो एक्चुअल जो बॉर्डर की जो लोकेशन है उसकी मैपिंग की जाए एंड इंटर स्टेट काउंसिल के ज़रिए, साथ ही अगर हम बात करें कि जोनल काउंसिल के ज़रिए भी इस मैटर को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कैबिनेट कमिटीज़ की। कैबिनेट कमिटीज़ न्यूज़ में क्यों हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े हम कहें कि बहुत बड़े स्केल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या हम कहें कि रीशफल हुआ था कैबिनेट में। तो वहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स को इस्तीफ़ा देना पड़ा था या उनकी जगह किसी और मिनिस्टर्स को जगह दे दी गई। ओके, तो इस टाइम पे फिर इस के चलते हमें कैबिनेट कमिटीज़ जो है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल 8 कैबिनेट कमिटीज़ हैं। ओके, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ऑन अकोमोडेशन, इकोनॉमिक अफेयर, पार्लियामेंट्री अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आपको ये चीज़ याद रखनी कि जितनी भी कमेटीज़ है वो किसके ज़रिए हेड की जाती है, वो की जाती है प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए। ओके, तो लेकिन 2 कमेटीज़ को छोड़ के, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर, इन 2 को छोड़ के, अकोमोडेशन एंड पार्लियामेंट्री अफेयर को छोड़ के, बाकी जो हेड करते हैं वो कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। साथ ही आपको ये चीज़ याद रखनी कि एज ए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी काम करती है इन एमरजेंसी, यानी इमरजेंसी पड़ने पर। साथ ही ये मेंशन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। साथ ही ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है रूल ऑफ बिजनेस और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961। ओके, उसी के बेस पे इन्हें एस्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, भीम UPI को लॉन्च किया गया है भूटान में। रिमेंबर, भूटान में ऑलरेडी रुपे कार्ड को लॉन्च किया जा चुका है एंड अब किसे किया है लॉन्च, भीम UPI को। तो भीम UPI के बारे में जानते हैं। एक भारत इंटरफेस फॉर मनी है, यानी कि एक UPI सिस्टम है एंड इसको किसने लॉन्च किया है, NPCI NIPL ने किसके साथ मिलके किया है, RMA के साथ। ओके, यानी कि रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ मिलके इसे लॉन्च किया है। अब NPCI के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। ये है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से इसे हम जानते हैं, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट करती है रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। साथ ही ये एक इनिशिएटिव है RBI एंड IBA, यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन का।
जो कि एक तरह से प्रोविज़न प्रोवाइड करता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये उसी के अकॉर्डिंग एक इनिशिएटिव है किसका, आरबीआई का एंड आईबीए का। इसके साथ ही एक तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एनपीसीआई की फिज़िकल जो पेमेंट होती है उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट या हम कहें डिजिटाइजेशन पेमेंट करने के लिए भी एक इसे यूज़ किया जा रहा है या यूज़फुल माना जाता है। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ओके, आरबीआई ने एक रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की है। उसमें क्या है कि अब एक जो रिटेल इन्वेस्टर है वो जिल्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं सेंट्रल बैंक के साथ एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, यानी G-SEC में वो डायरेक्टली अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, वो डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। ओके, तो अब इसमें क्या है कि वो डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं जो सिक्योरिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो इसमें एक जिल्ट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एंड जो रिटेल इन्वेस्टर की हमने बात की है वो एक इंडिविजुअल की बात की है जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जिल्ट अकाउंट की अगर हम बात करें तो एक अकाउंट सेम है, ओके, जैसे अकाउंट होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि जो हमारा मेन जो नॉर्मल अकाउंट होता है उसमें मनी हम डिपॉजिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंगी, यानी मनी के जगह यहाँ पे ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो डेबिट की जाएंगी। ओके, तो ये इसके अकॉर्डिंग अब जिल अकाउंट के तहत आप बाय कर सकते हैं, सेल करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। साथ ही अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में या G-SEC के बारे में हम बात कर रहे हैं वो जान लेते हैं। तो G-SEC आखिर है क्या? एक तरह से एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसे देखा जाता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो होते हैं उन्हें ट्रेजरी बिल कहा जाता है और लॉन्ग टर्म को गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि जो मैच्योरिटी होती है लेस देन 1 ईयर होती है, वहीं लॉन्ग टर्म में इनकी मैच्योरिटी कितनी होती है, मैच्योरिटी टाइम क्या होता है, मोर देन 1 ईयर। ओके, साथ ही अगर हम इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देखें गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट G-SEC में, तो जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल एंड बॉन्ड्स डेटेड सिक्योरिटीज़ इशू करती है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू नहीं करती है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है, वो बॉन्ड एंड डेटेड सिक्योरिटीज़ तो करती है लेकिन ट्रेजरी बिल नहीं करती है। वो कौन करती है, वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, एंड जो स्टेट की, ठीक है, और जो इन्हीं सिक्योरिटीज़ को क्या कहा जाता है, एक तरह से स्टेट डेवलपमेंट लोन यानी SDL कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन के बारे में बात करते हैं। तो क्रिप्टोगेमिक गार्डन इनॉग्रेट किया गया है चक्राता में, यानी कि उत्तराखंड में। ओके, अब ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। प्लांट किंगडम को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक तो होता है क्रिप्टोगेम, एक है फेनेरोगेम। तो क्रिप्टोग्राम क्या होते हैं, सीडलेस प्लांट होते हैं, जैसे कि हो गया लीचेंस हो गया, फर्न्स हो गया, फंगी हो गया। वेयर एज जो फेनेरो होते हैं वो सीड बियरिंग होते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म हो गया, एग्जाम्पल चिर पाइन हो गया, एंजियोस्पर्म जैसे कि फ्लावरी प्लांट, यानी कि सीड ट्रीज़ एक तरफ एंड फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो किसका पार्ट है, फेनेरोगेम्स का। जबकि क्रिप्टोग्राम में वहीं इसके जो एग्जाम्पल है या हम कहें कि ये सीडलेस प्लांट होते हैं। थोड़ा सा और डिफरेंस जानते हैं इनके बीच में। जो क्रिप्टोगेम्स हैं वो रिप्रोड्यूस किए जाते हैं बाय फॉर्मिंग स्पोर्स, वेयर एज जो फेनो होते हैं वो फॉर्मिंग सीड्स के ज़रिए होते हैं। ओके, वो स्पोर्स के ज़रिए यानी सीड्स के ज़रिए इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो हिडन होता है, जबकि फेनो में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सपोज होता है। वहीं ये लेस इवोल्व होते हैं, जहाँ क्रिप्टो उसके जो फेनो होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं, यानी हाईली या ईजिली इवोल्व होते हैं। क्रिप्टो के अगर एग्जाम्पल की बात करें या टाइप्स की बात करें हम, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट एंड टेरोडोफाइटा इसके मेन एग्जाम्पल हैं, टाइप्स हैं। वही एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म जो है वो किसके, फेनेरोगेम्स के टाइप्स हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मॉसेस, फर्न्स
एंड वहीं फैनो की अगर करें तो मैंगो, रोज़, पाइन, बैनियन, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आप इसको और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। ये क्रिप्टो का एग्जांपल है। ओके, ये क्रिप्टो का एग्जांपल है, वेर ये जो आपका जो फैनो है उसका एग्जांपल है। आप देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर। ओके, सो ये आज आपके टॉपिक थे। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इट।